मैं आज जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है लालच। और इसके लेखक यहाँ मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये मैगजीन सहेली में से मैं पढ़ रही हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है। रंजीता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बनने संवरने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। जब वह सच संवर कर खुद को आईने में देखती तो मुस्कुराने लगती। रंजीता अपनी असली उम्र से कम लगती थी। उसे घर के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह बाजार में खरीदारी करने की शौकीन थी। रंजीता को शेर व शायरी से लगाव था और वह अपनी शौखियों से महफिल लूट लेने का दम रखती थी। रंजीता का अपने पति रमेश से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच उनके मोहल्ले का साबिर मुंबई से लौट आया था। वह चलता पुर्जा था। एक दिन मुशायरे में उन दोनों का आमना सामना हो गया। साबिर ने आदाब करते हुए कहा, आप तो पहुंची हुई शायरा लगती हैं। आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं कोशिश करती हैं? रंजीता पति रमेश की जली कटी बातों से उकताई हुई थी। साबिर की बातों से जैसे जले पर रुई के फाहे से ठंडक मिल गई। उसने अपना भाव जाहिर करते हुए कहा, साबिर, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? साबिर ने तुरंत अपना जाल बिछाया। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि आप वाकई पहुंची हुई शायरा हैं। रंजीता ने साबिर को अपने घर दिन के खाने पर बुला लिया। रात के खाने पर रमेश से झगड़ा हो सकता था। खाने पर रंजीता व साबिर ने खूब ख्याली पुलाव पकाए और योजना बनाई कि रंजीता अपनी जमा पूंजी लेकर हफ्ते के आखिर में जा रही ट्रेन में मुंबई चलेगी। साबिर ने तो उसके जवान होती लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा, पर रंजीता ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बेटी को घर पर ही रखकर वह अपनी पक्की सहेली से बेटी से मिलते रहने की कहकर 50,000 रुपये कर चल दी। रंजीता जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वह मन में नए मंसूबे बनाती जा रही थी। इन्हीं सब बातों को याद करती हुई वह मुंबई पहुंच गई। साबिर ने उससे वेटिंग रूम में ही तैयार होने को कहा और फ़ोन पर किसी से मिलने की मोहलत मांगी। रंजीता का चेहरा बुझ सा गया था। वह नए शहर में गुमसुम हो गई थी। साबिर ने उसे कहा, चलो कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं। कुछ देर में वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में थे। साबिर ने उससे पूछे बिना ही काफ़ी महंगी डिश का ऑर्डर कर दिया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो साबिर ने यूं जाहिर किया कि मानो उसका पर्स मिल नहीं रहा था। झक मारकर रंजीता ने ही वह भारी बिल अदा किया। रंजीता को घर की बेहद याद आ रही थी। घर से दूर आकर वह महसूस कर रही थी कि पति के साए में वह कितनी बेफिक्र रहती थी। अब साबिर व रंजीता एक टैक्सी से किसी सरजू के दफ्तर में जा रहे थे। इस बार रंजीता ने खुद ही टैक्सी का भाड़ा दे दिया। उसने साबिर को नौटंकी करने का चांस नहीं दिया। सरजू एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। हालांकि वह खुद एक पिटा हुआ एक्टर था, पर मुंबई में एक्टिंग सिखाने का उसका धंधा सुपरहिट था। सरजू के दफ्तर एक रंजीता को पहुंचाकर साबिर को जैसे कुछ याद आया। वह उठ खड़ा हुआ और बस अभी आता हूँ कहकर बगैर रंजीता के जवाब का इंतजार किए चला गया। अब रंजीता और सरजू आमने सामने बैठे थे। वह इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, जबकि सरजू उसे देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, लगता है कि आप थकी हुई हैं। आप ऐसा कीजिए कि रात तक नींद ले लीजिए। सरजू की एक नौकरानी ने सोने का कमरा दिखा दिया। रंजीता सोई तो नहीं, पर वह उस कमरे में अपनी शायरी की किताब निकालकर पढ़ने लगी। कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब संगीता को होश आया तो उसने खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया। एक खूबसूरत लड़की भी उसके पास खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, लगता है कि आप होश में आ गई हैं। रंजीता उठ बैठी, कपड़े टटोले। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। इंस्पेक्टर विनोद ने उस लड़की को देखकर कहा, थैंक्स समीरा मैडम, अब आप जा सकती हैं। रंजीता भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, आप भी समीरा मैडम का शुक्रिया अदा कीजिए। रंजीता कुछ नहीं समझी। तब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया, आपको साबिर ने सरजू को बेच दिया था। यह शख्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाता है। समीरा मैडम को इन्होंने इसी तरह से धोखा देकर बेचा था, पर वे बार डांसर बनकर आज आप जैसी धोखे की शिकार औरतों को बचाने की मुहिम चलाती हैं। समीरा बोली, और विनोद जी जैसे पुलिस इंस्पेक्टर मदद करें तभी हम बच सकते हैं, वरना। यह कहते हुए समीरा के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तभी वह नौकरानी आ गई। समीरा ने उसे कुछ रुपए दिए और बताया कि इसी काम वाली ने उसे फ़ोन करके बताया था। शाम को रंजीता अपने शहर जा रही ट्रेन में सवार हो गई।
उसने मन ही मन समीरा का शुक्रिया अदा किया और इस माया नगरी को अलविदा कह दिया। धन्यवाद। ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।